चलिए देखिए, कल हमने कूलाम के नियम पर कुछ क्वेश्चन देखा था। आज भी देखिए कुछ क्वेश्चन है कूलाम के नियम पर। क्वेश्चन है कि आवेश Q को इस प्रकार बांटिए कि आवेश Q को इस प्रकार बांटिए कि लगने वाला बल का मान आवेश Q को इस प्रकार बांटिए कि लगने वाला बल का मान अधिकतम हो। आवेश Q को इस प्रकार बांटिए कि लगने वाला बल का मान क्या हो? अधिकतम हो। ठीक है। अब देखिए, हमें आवेश Q को इस प्रकार बांटना है कि जो बल का मान हो वो अधिकतम हो। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आवेश Q है, ठीक है। अगर हम इसको बांटना है तो कुछ इस प्रकार बांट सकते हैं। जैसे मान लो इसी को Q बाई मान लो 4, तो अगला कितना होगा? Q में से, जैसे इसी में से अगर हम Q/4 को अगर निकाल दिए तो अगला कितना बचेगा? Q में से Q/4 अगर घटाएंगे तो 4Q - Q, यानी कि कितना आ जाएगा? 3Q/4। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? Q आना चाहिए। तो Q/4 प्लस 3Q/4, तो हल करेंगे 4Q/4 तो कट जाएगा, Q आ जाएगा ना। तो हम आखिर कैसे ये डिसाइड करेंगे कि Q के दो ऐसे पार्ट किया जाए जिसका लगने वाला बल का मान मैक्सिमम हो। जैसे मान लो ऐसे भी तो हो सकता है, Q में से अगर Q/3 अगर हम निकाल दिए ना, Q में से Q/3 अगर निकाल दिए तो कितना आएगा? 3Q - Q बटे में 3, तो घर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2Q/3 ना। जोड़ेंगे तो पुनः Q ही आएगा ना। यानी कि हम इसको ऐसे वो कौन दो पार्ट हैं जिसको डिवाइड करने के बाद हम उन दोनों के बीच बल निकालेंगे तो उन बल का मान कितना होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसे दो कौन से पार्ट होंगे? कैसे हम जानेंगे? बताओ कैसे जानेंगे? कोई क्या तरीका है? ऐसे हम कैसे कर पाएंगे कि उनके बीच लगने वाला बल का मान इसी पर ही अधिकतम हो जाएगा? चलिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम मान लेते हैं कि माना Q के वे दो भाग Q कैपिटल Q - Q है। हम मान लेते हैं ना कि उसके जो दो भाग हैं, जो दो पार्ट हैं, वो Q है और दूसरा कैपिटल Q - Q। यानी कि Q में से हम Q हटा लिए, Q निकाल लिए, तो अगला क्या बचेगा? कैपिटल Q - Q ही बचेगा ना। अच्छा, अब हम इन दोनों को एक दूरी डिसाइड कर लेते हैं ना। एक दूरी डिसाइड कर लेते हैं कि इतनी ही दूरी पर उसका मान क्या होने वाला है? मैक्सिमम होने वाला है। एक दूरी तो देखा जाए तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर K Q1 × Q2 बटे में R²। भाई आप एक दूरी पर निश्चित करेंगे ना कि हम एक आवेश Q ले रहे हैं और उन आवेशों को हम दो पार्ट करने वाले हैं, और इतनी ही दूरी पर वही पार्ट उसी आवेश का वही दो पार्ट का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा। उन्हीं दो का जो मान होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा ना। उसी दूरी पर हम ये डिसाइड करेंगे कि आवेश की जो मान है उसी दूरी पर क्या होने वाला? मैक्सिमम होने वाला है। अगर आप दूरी को बदल देंगे, बार बार दूरी को अगर आप पलटेंगे तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा कि कितने दूरी पर मान हमारा मैक्सिमम होने वाला है। तो यहाँ क्या करेंगे? एक पार्ट मैंने इस Q का किया, कैपिटल Q का, ये वाला मान Q, तो ये वाला मान क्या हो जाएगा? कैपिटल Q - Q। दूरी हम ले लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब इसका।
हम देखते हैं चलिए, तो कूलाम का नियम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, ठीक है, कूलाम के नियमानुसार। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर के Q1, Q1 क्या है हमारा Q है, और क्या है ये कैपिटल Q माइनस Q, दूरी क्या ले लेते हैं R, तो R स्क्वायर हो जाएगा ना। तो लगने वाला बल का मान F बराबर Q इंटू कैपिटल Q माइनस Q बटे में R स्क्वायर। चलिए अब यहां पर देखेंगे, यहां पर हमारा जो फलन है वो किस पदों में है, Q के पदों में है। यहाँ फलन हमारा किसके पदों में है, Q के पदों में है, ठीक है। तो यहाँ पर फलन हमारा अगर देखा जाए तो Q के पदों में है, तो यहाँ पर हम हल करने वाले हैं इसको। चलिए Q का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, K, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Q कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर बटे में R स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे तो K हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ लिखेंगे फलन अगर हमारा Q में है तो Q के सापेक्ष क्या करेंगे, यहाँ पर हम अवकलन करेंगे। Q के सापेक्ष अवकलन करने पर, Q के सापेक्ष अवकलन करने पर, Q के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए जब Q के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो DF अपान में क्या होगा, DF अपान में DQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो K हमारा क्या है, नियतांक है, तो अंदर हम अवकलन करेंगे तो Q को बाहर करेंगे, Q इस वाले Q का अवकलन, क्योंकि Q के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका अवकलन 1 हो जाएगा। तो कैपिटल Q माइनस यहाँ पर Q स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 2Q बटे में, दूरी देखो नियत रहेगी, क्योंकि मैंने बताया कि दूरी को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना। तो DF बटा DQ इक्वल टू K बटा R स्क्वायर Q माइनस 2Q इक्वल टू समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, और जो फलन का मान देखा जाए तो हमें अधिकतम रखना है या फिर न्यूनतम रखना है। यहाँ लिखेंगे DF अपान DQ के लिए, DF अपान DQ के न्यूनतम अथवा अधिकतम के लिए, न्यूनतम अथवा अधिकतम के लिए ना, अथवा अधिकतम के लिए ना, अधिकतम के लिए। चलिए देखिए ना, DF अपान DQ के मान को हम क्या करेंगे, अधिकतम अथवा न्यूनतम के लिए क्या करने वाले हैं, DF अपान DQ बटा DF अपान DQ इक्वल टू 0। देखिए अवकलन आपको यहाँ पर सीखना होगा, अवकलन, ठीक है, अवकलन आपको सीखना होगा। DF अपान DQ इक्वल टू 0, यानी कि आप अवकलन में पढ़े होंगे, एक चैप्टर है अवकलन के अनुप्रयोग में ना, अवकलन के अनुप्रयोग में मैक्सिमा एंड मिनिमम करके, यानी कि उच्चतम और न्यूनतम के लिए जो नियम हमारा होता है, पहले दिए गए फलन को आप एक बार अवकलन करेंगे ना, दिए गए फलन को एक बार अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद जो भी मान आएगा उसको आप DF बटा DQ इक्वल टू 0 करेंगे न्यूनतम अथवा अधिकतम के लिए, कि फलन हमारा न्यूनतम होगा कि अधिकतम होगा ना, किस पर न्यूनतम होगा किस पर अधिकतम होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, DF बटा DQ इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे। पहली बार आप क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे। जब 0 करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0 इक्वल टू K बटा R स्क्वायर ना, कैपिटल Q माइनस 2Q ना। चलिए इसको भेज देंगे 0 हो जाएगा ना, Q माइनस 2Q बराबर क्या होगा 0, तो Q माइनस 2Q बराबर क्या हो जाएगा 0 ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2Q बराबर Q, तो Q बराबर क्या आ जाएगा Q बाई 2, यानी कि अगर इसका मान Q बटा 2 है, देख लो अगर इसका मान Q बटा 2 है तो बचा हुआ मान क्या होगा, Q बटा 2 ही आएगा ना। अगर इसका मान Q बटा 2 है कि तो इसका भी मान क्या होगा Q बाई 2। अब पता नहीं कि अधिकतम हो रहा है कि न्यूनतम हो रहा है ना, अब पता नहीं ये मान अधिकतम हो रहा है कि न्यूनतम हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दो, इसके लिए पुनः क्या करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे, ध्यान देना। अब इतना तो हमने कर लिया, इसका मान आ गया Q बराबर कैपिटल Q बाई 2 ना। अब हम ये डिसाइड अभी नहीं है कि पता नहीं मान न्यूनतम है कि अधिकतम है ना, दोबारा अवकलन करेंगे। जब दोबारा अवकलन करेंगे इसका मान हल करने के बाद अगर निगेटिव आ गया तो कह तब ये क्लियर हो जाएगा कि Q बाई 2 को इतनी दूरी रखने पर फलन का जो मान आया है वो क्या आया है,
अधिकतम आया है, अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो फलन का मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम, यानी कि लगने वाला बल का मान क्या आ जाएगा, न्यूनतम आ जाएगा। लेकिन अधिकतम अगर आएगा तो निगेटिव होगा ना, तो हम कह सकते हैं कि जो फलन यानी कि हमारा जो बल है लगने वाला इसके बीच, वो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोबारा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है हमारा डीएफ अपान में डी क्यू, डीएफ अपान में डी क्यू इक्वल टू क्या है, के बटा आर स्क्वायर क्यू माइनस 2q। चलिए अब क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे तो d2f बटा डी क्यू स्क्वायर बराबर के बटा आर स्क्वायर, बाहर कर लेंगे, इसका अवकलन शून्य आ जाएगा क्योंकि ये नियत है ना, -2 को बाहर करेंगे, क्यू का अवकलन 1 आ जाएगा। चलिए तो d2f बटा डी क्यू स्क्वायर बराबर के बटा आर स्क्वायर, -2 गुणा हम करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है, -2 के बटा आर स्क्वायर। चलिए अब क्या करेंगे, इसको पुनः जीरो करेंगे तो d2 बटा d2f बटा डी क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, -2 के बटा आर स्क्वायर, यानी दोबारा अवकलन करने पर इस फलन का जो मान आया निगेटिव आ गया। जब निगेटिव आ गया तो कहेंगे कि फलन का मान क्या है, उच्चतम है। फलन का मान क्या है, उच्चतम है। फलन का मान उच्चतम है। फलन का मान क्या है, उच्चतम है। तो देख सकते हैं फलन का मान क्या है, उच्चतम है। यानी कि अगर हम इस आवेश को अगर q/2 यानी इस प्रकार अगर बांटेंगे कैपिटल Q को q/2 यानी इन्हीं दो खंडों में अगर हम डिवाइड करेंगे तो इनके बीच लगने वाला जो बल का मान आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। बल का मान क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे ना, दिए गए फलन को हम पहले इस प्रकार डिवाइड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद फिर न्यूनतम अथवा अधिकतम के लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे, तो हमारा q बराबर इस्तेमाल q बराबर कैपिटल Q/2 आ जाएगा, तो ये भी कैपिटल Q/2 हो जाएगा ना। अब पता नहीं फलन अधिकतम है कि न्यूनतम है, उसके लिए पुनः उसी का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा फलन का मान निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो फलन का मान क्या है, निगेटिव आया, तो फलन का मान क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। चलिए देखिए अगला जो टॉपिक है वो है हमारा बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत, बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। अगला जो टॉपिक है बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए अगर हम इस टॉपिक की अगर बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम इस टॉपिक की अगर बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके टेक्निकल कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो चलिए देखिए बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते किसे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हम आवेश लेते हैं, मान लेते हैं आवेश ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ आवेश, यहाँ पर आवेश Q2 ले लेते हैं, यहाँ पर Q1 और यहाँ पर आवेश ले लेते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आवेश ले लेते हैं Q3। हम सभी को मूल बिंदु के सापेक्ष हम बात करने वाले हैं। अगर मैं मूल बिंदु से अगर मैं बात करूं तो इस दूरी को हम ले लेते हैं R3 ना, और इसको हम ले लेते हैं R1, तो हम इसको ले लेते हैं R2। चलिए देखिए इसको समझना जरूरी है, बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। यहाँ पर देखेंगे अगर हम इसकी दूरी की अगर हम बात करें, अगर हम इसकी दूरी की अगर हम बात करें, इनके बीच की दूरी ना, और अगर हम इसके बीच की दूरी अगर हम बात करें, मूल बिंदु से अगर बात करें तो R1 और मूल बिंदु से अगर हम इसको बात करें तो R3, ठीक है। चलिए तो
इस आवेश के कारण अगर हम इस पर अगर बल की अगर हम बात करें तो बल जो है इस दिशा में लगेगा, यानी कि पहले वाले आवेश पर बल लगा रहा है दूसरा वाला, यानी कि लिखेंगे वेक्टर F12 ना, वेक्टर F12। अगर हम इस आवेश द्वारा इस पर अगर हम बल की बात करें तो इस पर बल ये ऊपर की तरफ लगाएगा, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर F13। दूरी का अगर हम बात करें तो हम ये वाला इस पर बल लगा रहा है, तो दूरी की क्या बात हो जाएगी, वेक्टर R12 ना। तो ये वाला इस पर बल लगाएगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर R13 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी हम इसके बाद कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां पर आप पढ़े होंगे सदिशों का अध्यारोपण का सिद्धांत, 11वीं की फिजिक्स में सदिशों का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े होंगे। तो वहीं से आप देख सकते हैं बल भी एक सदिश राशि है, तो बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत हुआ ना। तो सदिशों का अध्यारोपण सिद्धांत में आप पढ़े होंगे कि किस प्रकार हमें ये लगाना है। ठीक है, तो ये इस पर बल लगा रहा है तो वेक्टर F12 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले पर बल लगा रहा है दूसरा वाला, तो पहले वाले पर बल लगा रहा है दूसरा वाला, तो वेक्टर F12। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे वाले आवेश पर तीसरा वाला आवेश पहले वाले आवेश पर बल लगा रहा है, तो ये वेक्टर F13, यानी जिस पर बल लगा रहा है वो पहले लिखा जाएगा और जो बल लगा रहा है वो बाद में लिखा जाएगा। उसी प्रकार हमारा ये वेक्टर R12 हो जाएगा, उसी प्रकार हमारा वेक्टर R13 हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो ये वाली दिशा हमारी वेक्टर R इस दिशा में हो जाएगा, या हम कह सकते हैं वेक्टर R1। तो अगर हम कूलाम के नियम की अगर बात करें, अगर हम कूलाम के नियम की अगर हम बात करें ना, तो बल हमारा क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं बल हमारा हो जाएगा ये Q2 आवेश Q1 पर कूलाम के अनुसार, कूलाम के अनुसार ना। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो वेक्टर F12 आ जाएगा हमारा 1/4πε0 Q1 × Q2, तो Q1 × Q2 ना बटे में R²। तो R हमारा क्या है यहाँ पर देखा जाए तो अगर परिमाण की अगर हम बात करें, अगर हम परिमाण की अगर बात करें तो R12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर ना। तो यहाँ पर हम R12 भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब वेक्टर F13 की अगर बात करें तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 × Q2, तो Q1 × क्या है, Q1 × Q2, तो यहाँ क्या है Q3 × Q1, तो यहाँ आ जाएगा Q3 × Q1 ना। तो R13 बटे में आ जाएगा आपका, बटे में आ जाएगा यहाँ पर R13 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा 2। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर देखें तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या है, बल हमारा है वेक्टर F13 ना, वेक्टर F13। और इस डायरेक्शन में हमारा बल क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं तो वेक्टर F12 है ना। इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो वेक्टर F12 है, यानी कि कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर बन रहा है। ये यहाँ पर देख सकते हैं वेक्टर F12 ना, और इस डायरेक्शन में अगर देखें तो वेक्टर F13 बन रहा है ना, वेक्टर F13 बन रहा है, और ये वाला बीच वाला हमारा ये है ना। तो यहाँ पर अगर देखें तो अगर देखा जाए तो वेक्टर F13, तो यहाँ पर वेक्टर F13 हो जाएगा ना, और ये वेक्टर F12, तो इस प्रकार हमारा वेक्टर F12 हो जाएगा ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा। तो आप समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, उसके बाद समांतर चतुर्भुज, उसके बाद त्रिभुज का नियम पढ़े हो ना। यही हमारा परिणामी हुआ करता था ना, यही हमारा परिणामी हुआ करता था। तो अगर हम चतुर्भुज का नियम या त्रिभुज का नियम अगर लगाएं तो वहाँ परिणामी बल हम अगर हम इसको वेक्टर F मान रहे हैं, तो परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो वेक्टर F = हो जाएगा वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13। और देखा जाए तो सदिशों का नियम भी आप पढ़े हो ना। अगर दो बलों का परिणामी अगर आपको निकालना हुआ ना, अगर उनके बीच जो भी कोण बन रहा है ना, उनके बीच अगर देखा जाए तो जो भी कोण बन रहा है, तो दो बलों का परिणामी
बल का मान निकालने के लिए सूत्र ये भी आप पढ़े हो सदिशों के नियम से ही ना। तो F बराबर F1 का स्क्वायर, जैसे F1 और F2 दो बल हैं, F1 और F2 दो बल हैं, तो F बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू यहाँ पर देखा जाए तो cos थीटा, ये आप पढ़े हो ना। तो यहाँ पर देखिए ये सदिशों का नियम से हमने बताया कि बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। उसके बाद अगर उनके बीच कुछ न कुछ कोण है तब हमें उसका मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारा देखा जाए तो बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत हुआ, बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत हुआ। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लस 6 माइक्रोकुलाम का एक बिंदु आवेश है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर प्लस 4 माइक्रोकुलाम का आवेश है और इसके बीच में हम मान लेते हैं -2 माइक्रोकुलाम का आवेश है। ठीक है, यहाँ पर प्लस 2 माइक्रोकुलाम का आवेश रख लो, यहाँ पर -4 माइक्रोकुलाम का आवेश रख लो। ठीक है, चलिए देखिए इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं, इस आवेश को बिंदु मध्य बिंदु पर रखा गया है तो इनके बीच की दूरी 2 मीटर है, तो मध्य बिंदु पर रखा गया तो यहाँ से दूरी 1, यहाँ भी दूरी 1 ना, 1-1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1-1 मीटर हो जाएगा। प्लस 6 माइक्रोकुलाम -4 माइक्रोकुलाम प्लस 2 माइक्रोकुलाम, ये दो बिंदु आवेश, ये जो बिंदु आवेश रखे गए हैं ना, और ये बीच वाला जो बिंदु आवेश रखा गया है, इन दोनों आवेशों के बिल्कुल बीच में रखा गया है। अब इसी आवेश पर हमें बल निकालना है, हमें इसी आवेश पर बल निकालना है, न कि इस पर और न कि इस पर। हमें निकालना है तो 2 माइक्रोकुलाम पर निकालना है। जब 2 माइक्रोकुलाम पर निकालना है तो मेरा उद्देश्य केवल यही रहने वाला है। ठीक है, तो पहले तो हम इनके बीच निकाल लेंगे बल ना, और हम इनके बीच निकाल लेंगे बल। जब हम बल निकालेंगे तो ये देखेंगे कि ये इस पर बल किधर लगाएगा, तो हमें इससे पता करेंगे कि इसको अनुभव किधर हो रहा है ना। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर किसी व्यक्ति को अगर हम रख दें, खड़ा कर दें, और मान लो ये बिल्कुल ये कुछ नहीं करेगा, ये मान लो स्थायी अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, हम ये मान कर चलते हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं इससे पूछूंगा कि भाई तुमको बल का अनुभव किधर हो रहा है, तो बताएगा ये कि ये मुझे इधर धकेल रहा है, ये मुझे इधर धकेल रहा है। ये पूछे, इससे अगर हम पूछे तो ये कहेगा ना, ये वाला कहेगा कि ये जो 6 माइक्रोकुलाम वाला है ये हमको इधर धक्का मार रहा है, यानी कि इस पर बल का अनुभव किधर हो रहा है, इधर बल का अनुभव हो रहा है। अगर मैं इससे पता करूं ना, अगर मैं अब इससे पूछूं कि ये वाला किधर कर रहा है, तो कह रहा कि ये हमें, ये जो है कि ये मुझे इधर खींच रहा है ना। ये वाला अगर इससे पूछेंगे तो ये क्या, ये तुमको किधर बल लगा रहा है, तो ये बताएगा कि खींच रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसके द्वारा इस पर बल F1 अगर हम माने तो इसकी दिशा किधर है, इधर है ना F1। अगर मैं इसके द्वारा अगर मैं पूछूं तो ये भी बता कि खींच रहे, यानी दिशा दोनों की किधर है, सेम है ना। यानी कि अगर बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो दोनों, यानी इस पर बल किधर लग रहा है, दोनों एक ही दिशा में लग रहा है। किधर लग रहा है, एक ही दिशा में, यानी कि दिशा के साथ जो बल का अनुभव हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है। अगर दिशा के साथ बल का अनुभव एक ही दिशा में हो रहा है तो मैं कह सकता हूं कि प्लस 2 माइक्रोकुलाम पर जो बल लग रहा है एक ही दिशा में लग रहा है। किधर बल लग रहा है, एक ही दिशा में, यानी कि आराम से हम बलों का योग निकाल सकते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत जो हमने बताया उसका जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो ये है। बात समझ में आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत हम क्यों पढ़ते हैं। कूलाम का नियम पढ़ा तो दो बिंदुओं के, दो आवेशों के मध्य जो बल लगा,
दो आवेशों के मध्य जो बल लगा वो हम देखे हैं, लेकिन बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत में कई आवेशों के मध्य जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा, हम इसका अध्ययन अध्यारोपण के सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं, यानी कि सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स ना, सुपर पोजिशन यानी कि कोई सुपर पोजिशन है यहाँ पर, बात समझ में। तो सुपर पोजिशन का मतलब क्या है कि ये दोनों आवेश एक ही आवेश पर कितना बल लगा रहे हैं, किधर बल लगा रहे हैं, हम इस चीज को सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स यानी कि बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत में पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए ये फोन क्या है, ये फोन क्या है, हम निकालते हैं ये फोन। तो ये फोन बराबर क्या आएगा हमारा 1/4πε0 यानी 9 × 10⁻³ Q1, यहाँ से हम बलों का योग निकाल सकते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत जो हमने बताया उसका जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो ये है, बात समझ में। आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत हम क्यों पढ़ते हैं। कूलाम का नियम पढ़ा तो दो बिंदुओं के दो आवेशों के मध्य जो बल लगा, दो आवेशों के मध्य जो बल लगा वो हम देखे हैं, लेकिन बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत में कई आवेशों के मध्य जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा, हम इसका अध्ययन अध्यारोपण के सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं, यानी कि सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स ना, सुपर पोजिशन यानी कि कोई सुपर पोजिशन है यहाँ पर, बात समझ में। तो सुपर पोजिशन का मतलब क्या है कि ये दोनों आवेश एक ही आवेश पर कितना बल लगा रहे हैं, किधर बल लगा रहे हैं, हम इस चीज को सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स यानी कि बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत में पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए ये फोन क्या है, ये फोन क्या है, हम निकालते हैं ये फोन। तो ये फोन बराबर क्या आएगा हमारा 1/4πε0 यानी 9 × 10⁻³ Q1 यानी कि 6 × 10⁻⁶ कूलाम, Q2 यानी कि 2 × 10⁻⁶, R यानी कि 1 मीटर, F1 माने 6 माने 12 ना, 9 × 6 = 54 2 × 108 10⁻⁻ कितना जाएगा 3। तो ये हमारा आ गया पहला बल ना, जो इसके मध्य लग रहा था। चलिए देखिए दूसरा इसके बीच ना, अच्छा तो राशि कैसी है, सदिश राशि है, तो हमें केवल कूलाम के नियम यही पढ़े हैं, केवल परिमाण में लेना है। तो दूसरा बल F2 बराबर क्या होगा 9 × 10⁻⁹ Q1 क्या है, Q1 कहाँ है, Q1 ये हो गया मान लो 4 × 10⁻⁶ ना, Q2 2 × 10⁻⁶, R यानी कि 1 का वर्ग ना, 9 × 4 = 36 2 × 72। तो F2 बराबर क्या आ जाएगा 72 × 10⁻³ ना, ये हो गया हमारा दूसरा। परिणामी बल का मान ना, इस पर परिणामी बल का मान, परिणामी बल ना देख सकते हो ये फोन F बराबर F1 + F2, तो F बराबर ये फोन का मान 108 × 10⁻³ प्लस ना 108 × 10⁻³ प्लस 72 × 10⁻³ ना, 10⁻³ कॉमन कर लोगे तो 108 + 72 कितना जाएगा 180 × 10⁻³ न्यूटन का बल का अनुभव होगा ना, इतना बल का अनुभव होगा 2 माइक्रो कूलाम वाले आवेश को, इतना बल का अनुभव होगा 2 माइक्रो कूलाम वाले आवेश को। चलिए इतनी बातें समझ आई। चलिए अब जैसे मान लो यहां पर जैसे 4 माइक्रो कूलाम का आवेश है और यहां पर मान लेते हैं माइनस 2 माइक्रो कूलाम का आवेश, यहां पर मान लेते हैं 6 माइक्रो कूलाम का आवेश, ठीक है। ये हम इस प्रकार, अच्छा बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर अगर बीच की दूरी हम 3 कर दें या मान लो 2 ही करते हैं, इनके बीच की 1 मीटर की दूरी ले लेते हैं, ठीक है। इनकी पूरी दूरी कितनी है 2 मीटर की, ठीक है। चलिए देखिए वही कहानी है, इस पर माइनस 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, 4 माइक्रो कूलाम का आवेश है, यहाँ पर 6 माइक्रो कूलाम का आवेश है। अगर हम देखें
तो अगर इससे पूछेंगे कि ये भाई किधर बल लगा रहा है आप पर, करा, तब बताएगा ये कि ये मुझे खींच रहा है। अगर इस पर बात करें तो ये भी कहेगा कि दोनों मुझे खींच रहे हैं ना। तो अगर मैं इसके बीच F1 बल मान लेता हूँ, इसके बीच हम F2 बल मान लेते हैं ना, तो दोनों बल तो बराबर तो होंगे नहीं, ये कुछ लगा रहा होगा, ये कुछ लगा रहा होगा ना, तो कोई ना कोई बड़ा बल होगा। तो हम लिख सकते हैं F बराबर F1 सिमिलर F2 ना, जो अधिक होगा उसी में से घटाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसका कितना बल है। वेक्टर F1 इक्वल टू कितना होगा, 1/4πε0 Q1 4 माइक्रोकुलाम, Q2 2 माइक्रोकुलाम, दूरी 1 का वर्ग 1 आएगा ना। F1 -6 तो 9 चौक 36 दूना 72 ना, गुणे 10⁻³ न्यूटन का बल होगा ना। चलिए F2 की अगर हम बात करें तो F2 बराबर कितना होगा, 9 गुणे 10⁹ Q1 6 माइक्रोकुलाम, Q2 कितना है -2 माइक्रोकुलाम, तो हो जाएगा 2 गुणे 10⁻6। बटन कितना हो जाएगा, बटन वही 1 का वर्ग 1 आएगा ना। 10⁻9 10⁻6 10⁻6 तो 10⁻12 में से 10⁻9 घटेगा, 10⁻12 में से 10⁻9 घटेगा, 9 चौक 54 दूना 108। तो वेक्टर F2 इक्वल टू कितना होगा, 108 गुणे 10⁻³ न्यूटन का बल लगेगा ना। तो बड़ा ये है कि बड़ा ये है, तो दिख रहा है बड़ा ये है, तो क्या हो जाएगा परिणामी बल F बराबर वेक्टर F2 माइनस वेक्टर F1। ठीक है, तो घटा देते हैं, F2 में से कितना होगा, F1 घटेगा, तो 108 गुणे 10⁻³ माइनस 72 गुणे 10⁻³ कितना आ जाएगा, 72 गुणे 10⁻³। ठीक है, घट जाएगा, तो 108 में से 72 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 36 गुणे 10⁻³। यानी कितने बल का अनुभव होगा, इसको दिशा किधर होगी, इधर होगी, क्योंकि इधर प्रभावी बल है तो दिशा किधर होगी, इधर होगी। यानी कि 36 गुणे 10⁻³ न्यूटन का बल इस आवेश को इधर अनुभव होगा। ठीक है,